नमस्कार दोस्तों। पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने सड़क पर वही पुरानी 2020 वाली कीलें गाड़ दी हैं। किसानों को रोकने के लिए सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पहले की तरह रख दिए गए हैं। सड़क के नीचे सरकारी जेसीबी किसानों का रास्ता पहले की ही तरह खोद रही है। सरकार एमएसपी का वादा करके भूल गई। सरकार की याददाश्त ठीक करने के लिए किसान दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन सरकार की मंशा किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाने की ही है। सरकार की मंशा किसानों की राह में गड्ढा खोदने की ही है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से बीजेपी सरकार की किसानों के लिए मंशा नहीं बदली है। ये तस्वीरें उसकी चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। ये तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे हैं। जय श्री राम के नारों के नीचे देश की सारी समस्याएं, सारी परेशानियां दबा दी गई। सरकार कहती है कि किसान खुशहाल हैं। 6,000 रुपए ने सारे किसानों की जिंदगी बदल दी है। तो फिर आखिर क्यों हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली में 13 तारीख को धरना देने के लिए निकल पड़े हैं? किसानों के दिल्ली कूच से पहले शंभू बॉर्डर सील कर दिया गया है। पंजाब हरियाणा के बीच अंबाला में ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। घग्गर नदी खोद दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा सहित 26 किसान संगठन 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। किसानों का कहना है कि कोई पुलिस, कोई सरकार उनको दिल्ली पहुंचने से रोक नहीं सकती है। पंजाब से किसान 10,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली जाने के लिए हरियाणा में दाखिल होंगे। इसके लिए शंभू बॉर्डर, डबवाली और खनौरी बॉर्डर को चुना गया है। सरकार और किसानों के बीच टकराव की स्थिति बन चुकी है दोस्तों। पंजाब और हरियाणा के बीच बने शंभू बॉर्डर को सीमेंट की बैरिगेटिंग और कटीली तारें लगा करके पूरी तरह से सील कर दिया गया है। घग्गर नदी के ऊपर बने ब्रिज को भी बंद कर दिया गया है। उसके अंदर भी खुदाई की जा रही है ताकि किसान ट्रैक्टरों से उसके जरिए ना निकल सके। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर सरकार किसानों की मसीहा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत जल्द ही सरकार के खाने के दांत और दिखाने के दांत जो और हैं वो लोगों को दिखाई देने लग गए हैं। इस पर क्या कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नस नस को जानने वाले किसानों के बीच पैदा हुए बड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी। उन्हीं से बात करके जानेंगे। केपी मलिक सर, अब फिर से वो तस्वीरें आने लगी हैं कि किसानों ने दिल्ली कूच करने के लिए तैयारी कर ली है और किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर के। सर, 2024 से पहले अगर किसान इसी तरीके से आक्रोश में फिर से दिल्ली की तरफ आते हैं और सरकार का वही रवैया दिख रहा है, बॉर्डर्स में तमाम कीले गाड़ देना, सड़कें खोद देना, उनको आने से रोकना, हर पुरजोर कोशिश करना कि किसान ना पहुंच पाए, बॉर्डर्स बंद करने का प्रयास करना, तो आपको क्या लगता है कि किसानों का इस तरीके से दिल्ली कूच करना 2024 चुनाव से पहले और सरकार का वही पुराना रवैया क्या 2024 में बीजेपी के लिए स्थितियां बिगाड़ सकता है? देखिए प्रज्ञा, अगर आप ईमानदारी से पूछें और मुझे बोले कि मैं ईमानदारी से बोलूं, मुझे लगता है कि चुनाव के इतने पहले किसानों का दिल्ली आना ये भी एक सियासत है। दूसरा यह किसानों को लगता है कि इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी घबरा सकती है कि चुनाव में उसको नुकसान ना हो जाए। तो मुझे इसमें यह भी लगता है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से भारत रत्न बांट रही है, सरकार की कुछ मांगे मानते हुए किसानों की मांग मान ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस स्थिति में नहीं है कि महीनों किसान दिल्ली घेरे रहे और सरकार उनकी बात ना सुने। तो मुझे नहीं लगता इतना लंबा समय होगा और सरकार ये भी नहीं चाहती कि किसान गांव में बैठे रहें और सरकार घोषणा कर दे। सरकार चाहती है कि कुछ दिन या एक आध महीना दिल्ली में बहुत बड़ा संघर्ष हो और उस संघर्ष की मांग मानते हुए और जो है आशीर्वाद मोदी जी दें और उपकृत किसानों को करें और उस तरह से जाएं कि मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया है, तो किसान जो है वापस जाके कुछ भारतीय जनता पार्टी को फायदा करें। इस तरह की रणनीति मुझे नजर आती है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है, क्योंकि इसमें कई किसान ऐसे हैं जो पहले कभी ना सुने गए ना देखे गए, एकाएक पैदा हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसान ग्रुप हो सकते हैं और उनका प्रयोग भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत चमकाने के लिए, रणनीति करने के लिए या पैंतरेबाजी करने के लिए लाई हो, इसमें कोई दो राय मुझे नहीं नजर आती। सर, जिस तरीके से राम मंदिर का माहौल बनाया गया, हर किसी के मुंह से राम मंदिर का जिक्र जरूर करवा लिया है भाजपा में किसी भी टैक्टिक्स के द्वारा। आपको क्या लगता है कि ये जो माहौल बनाने का प्रयास किया गया, क्या वो माहौल काम नहीं आ रहा है जो अब बीजेपी को पार्टियों में तोड़फोड़ करनी पड़ रही है? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें
भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है, खासकर मोदी जी का कोई सानी नहीं है किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी चीज को एक भव्य इवेंट बना देने में। कोई सियासी दल इनका मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन ये अभी इतना हो गया है कि लोग इससे ऊब चुके हैं। आप ये सोचिए, अगर आप चुपचाप जाके राम मंदिर का उद्घाटन कर देते, या राम मंदिर का उद्घाटन कोई वीएचपी के लोग जाके कर देते, भारतीय जनता पार्टी के एक आध नेता चले जाते, तो उससे कोई बहुत फर्क पड़ता। क्योंकि मोदी जी को एक इवेंट बनाना था, एक महान प्रोग्राम बनाना था, वो उन्होंने कर दिया है। तो मोदी जी की आदत है कि महान इसको बनाया जाए। अब आप मुझे बताइए, अगर यही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का काम 2 महीने 6 महीने पहले हो गया होता, तो हम और आप इस तरह बैठ के चर्चा नहीं कर रहे होते। तो मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप किसानों को, आपने इस बात को कह के भेजा था कि अभी आप जाइए और हमने एक कमेटी बना दी है जो एमएसपी पे बात करेगी, एमएसपी पे सारी चीजें करेगी और हम आपको एमएसपी देंगे, ये तो सरकार ने वायदा किया हुआ है। और अगर आप किसानों को एमएसपी मिलती है तो कृषि मंत्रालय के जो सचिव हैं वो ये घोषणा कर सकते हैं, वो एक नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, वो पत्रकारों को बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके ही बताएंगे कि हमने एमएसपी में फलानी फसल पे एमएसपी दे दी है, ये प्रधानमंत्री जी ट्वीट करेंगे, क्योंकि हर चीज यहाँ पे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब आप बताइए कि पुस्तक मेला शुरू होने जा रहा है प्रगति मैदान में, कल से उद्घाटन करेंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और सारी फोटो लगी हुई है मोदी जी की। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जो इवेंट बनाने का तरीका है, ये हर चीज में अपनी राजनीति और वोट देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इससे फायदा मिले। लेकिन लोग इन चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मुझे इस पर थोड़ा संशय है अभी। तो फिर 370 कैसे करेंगे सर? और जो एनडीए 400 पार की बात करती है सर, उस दौरान राजीव गांधी के दौरान तो एक इमोशनल फैक्टर था, गुस्से वाला फैक्टर था, और आज, और वो भी तब जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी। लेकिन आज तो भाजपा के साथ वो स्थिति नहीं है सर। तो किस तरीके से करेंगे ये 370 भाजपा और 400 एनडीए? अच्छा देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कहने में कुछ नहीं जाता, हमने कह दिया 370, और अगर हमारी 270 भी आ जाती है तो क्या नुकसान है, फिर भी सरकार तो हमारी बन गई ना। अब ये क्या कह रहे थे कि हम तो 5 स्टेट जीत रहे हैं विधानसभा में, और चलो 5 नहीं जीते भाई, इधर जीत गए, वहां पे तेलंगाना में और कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, ठीक है। तो क्या किसी ने गला पकड़ के सवाल पूछा कि आप तो कह रहे थे हम 5 जीतेंगे? तो कहने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम यही हो गई है कि आजकल चाहे कोई टीवी चैनल हो, चाहे कोई अखबार हो, चाहे कोई उसका पत्रकार हो, वो पलट कर नहीं पूछता है। अब आज जयंत चौधरी से पार्लियामेंट में किसी पत्रकारों ने हिम्मत करके पूछा कि आपने कहा था कि आप तो कोई बोला था कि भाई आप, मैं कोई चवन्नी थोड़ा ही हूं जो पलट जाऊंगा, आप तो पलट गए, तो अब क्या होगा आपका? बोला नहीं, वो तो चुनावी बयान था, तो खत्म हो गई बात। तो आप ये बताइए कि जयंत चौधरी का एक और बयान था ना, उसको आप कैसे भूल सकते हैं कि अगर चावल है, सारी चीजें हैं, तो उसकी खिचड़ी क्यों खाई जाए, खीर क्यों ना खाई जाए? तो ये नेता, ये देखिए, ये सिद्धांतवाद, ये नेतागिरी, ये सुचिता, ये सिर्फ कागजों में रह गई है। सियासी दलों से, सियासी नेताओं से इसके बारे में उम्मीद करना मुझे लगता मूर्खता है और पराकाष्ठा है इस चीज की कि आजकल हम सिद्धांतवाद की बात करते हैं। यही चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने सिद्धांतवाद के सामने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर लात मारी। आज आप उन्हीं के नाम पे भारत रत्न ले रहे हैं और उन्हीं के नाम पे आप जो कह रहे हैं कि दिल खुश कर दिया। इसमें क्या दिल खुश कर दिया? आप एक साधारण सी प्रतिक्रिया देते, भाई मोदी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, उनका सम्मान किया, हम आपका हृदय से आभार करते हैं, बात खत्म हो गई। अब आपका दिल खुश हो गया, कौन सा खुश हो गया? आप 2 वर्ड लिख रहे हैं, लिखने में भी आपको दिक्कत हो रही है, या कोई ड्राफ्ट करने वाला आदमी नहीं है आपको। प्रधानमंत्री जी ने जयंत चौधरी का दिल जीत लिया। अब मैं यही कह रहा हूं ना, अब आपका दिल जीत लिया तो फिर वहां पे क्या दिक्कत हो रही थी आपको हाथरस में? अभी फिर अग्निवीर में क्यों दिक्कत हो रही थी? प्रधानमंत्री जी इतना दिल आपका जीत रहे हैं। तो ये सब राजनेताओं की बातें करना, इनकी बातें सुनना, इसका कोई मतलब मैं नहीं समझता हूँ। तमाम लोग ये सब जो है अपना जुमलेबाजी करते हैं और मतदाताओं को मूर्ख बना के अपना मामला साधने की कोशिश करते हैं। अब आप ये देखिए ना कि समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं बिजनौर से मलूक नागर, अब वो सारा इस सारी प्रक्रिया में शामिल रहे हैं और उन्होंने अपनी सीट इसी बीच में पक्की कर ली। भारतीय जनता, ये अपनी राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर लेंगे और अभी जाके बिजनौर से पर्चा भर के दोबारा भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में जीत के सांसद बन के फिर पार्लियामेंट में आ जाएंगे। तो इनका कोई, इन लोगों का कोई चरित्र है क्या? ये आज यहाँ है, कल वहां है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो मैं ये कोई छोटे नेताओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नीतीश कुमार ने ये कह दिया था कि मैं मर जाऊंगा, मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, तो वो मरे नहीं, अभी तक जिंदा है वो तो। इधर अमित शाह ने कहा था कि इनके लिए कभी खिड़की नहीं खुल गई। तो आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? तो किसको, जनता को मूर्ख बना रहे हैं? वो तो पहले ही मूर्ख है। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि इनका कोई सिद्धांत है या कोई इनकी कोई ऐसी बात है कि जबान दे दी अब ऐसी पलटेंगे नहीं, ये तो पलटे पलटाए ही रहते। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।